हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉर्नमोनिक्स, जहां पे आपको कंसेप्ट के साथ निमोनिक्स, ट्रिक्स, मेथड्स, हैक्स और जुगाड़ मिलने वाले हैं सो दैट आपका उस वाइट एप्रन तक पहुंचने का सपना जरूर और जरूर पूरा हो। फ्रॉम वन स्टूडेंट जिसने नीट क्लियर किया टू अनदर स्टूडेंट अब जिसको मैं हेल्प करने वाला हूं नीट क्लियर करने के लिए। तो तैयारी कीजिए इस नीट की मेरे साथ सो दैट अब पक्का और पक्का हम नीट को क्लियर करके ही जाएं। तो यहाँ पे देखो यार क्या करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर। दिस इज सेकंड वीडियो इन द चैप्टर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर एंड फोर्थ वीडियो इन द टॉपिक एंड द प्लेलिस्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर। तो यहाँ पे यार हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो रट्टे वाली चीजें हैं थोड़ा आपको एक बारी में एक पेज पे लिख के आपको याद करवा दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे यार, आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे यार तुम रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा जल्दी सॉल्व कर पाओ। तो क्या होंगे वो तरीके, क्या होंगे वो मेथड, हम उन सबको भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो यार क्या होगा। कुछ अपन केमिस्ट्री का पार्ट सबसे पहले कर लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि इन सब चीजों का मास क्या है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सबको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ केजीज। यार ये सब चीज हमें किसके अंदर पता थी, ये सब चीज हमें मासेस के बारे में पता है इन टर्म्स ऑफ केजीज, जो आप पहले भी फिजिक्स के अंदर कर चुके हो। बट यहाँ पे वी नो दैट अगर हम इसको अटोमिक मास यूनिट के फॉर्म में कन्वर्शन बताएं, वन अटोमिक मास यूनिट आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम एंड दैट वाज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। तो उस अकॉर्डिंग यार मेरा जो इलेक्ट्रॉन का मास है अगर मैं उसको एएमयू की फॉर्म में देखूं, दैट विल बी इक्वल टू 0.00055 एएमयू एंड एएमयू के लिए सिंबल यार हम सिंपल यू यूज करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास आपका हो जाएगा। थोड़ा क्लियर करके लिख देते हैं। डन। अभी होगा आपके इलेक्ट्रॉन का मास। उसके बाद प्रोटॉन का मास लेना है, न्यूट्रॉन का मास लेना है, क्या क्या होगा। अब देखो यार जो तुम्हारा प्रोटॉन का मास होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एएमयू, बट अगर हम एग्जैक्ट देखें दैट इज 1.0073 एएमयू। एंड जो आपका न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन का मास तुम्हारा होगा 1.0086 एएमयू। अब यहाँ पे मैं तुम्हें हिंट क्या देना चाहता हूँ, देखो यार न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा है प्रोटॉन से। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं मास में, थोड़ा सा फर्क होता है, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है। और ये चीज हमें हेल्प करेगी जब आपको मैं बीटा डीके पढ़ाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कैसे न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में टूटेगा और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपकी बनेंगी। तो यू कैन सी यार आपके न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा क्या है ज्यादा। अब आपको कन्वर्जन इजी करने के लिए थोड़ा कन्वर्टिंग पार्ट पहले बता देता हूँ यार। ये नॉर्मली हम पहले कर चुके हैं यार। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में जानो यार। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी एंड अगर इसको जूल्स में कन्वर्ट करें दैट विल बी 1.602 इंटू 10⁻19 जूल्स। ये आपकी यार उसकी कन्वर्जन हो जाएगी इन योर जूल्स। अब यही यार अगर मैं मास को देखूं, वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन अंकल बता के गए थे कि आपका जो मास है दैट कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। सो एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो सपोज यार कभी अगर आपका एक एएमयू का जो मास था, अगर एक एएमयू का मास अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कितनी एनर्जी हमें देखने को मिलेगी हम वो देखें। तो सपोज आपके पास एक एएमयू का मास था, अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, आपको इक्विवेलेंट टू 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी भाइयों आपको मिलती है। तो इतनी एनर्जी आपको मिलेगी अगर आपका एएमयू इसमें कन्वर्ट हो। अब कुछ चीजें आपको बेसिक्स में पहले बतानी पड़ेंगी यार। ये देखो यार मैंने क्या लिख दिया। सपोज ये आपका कोई पार्ट था, एक्स एक्स एलिमेंट है। ऊपर जो लिखते हैं यार वो उसका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। ये जो नीचे लिखते हैं दिस विल बी माय एटॉमिक नंबर। क्लियर। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है केमिस्ट्री में, तुम सब जानते हो। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो भाई आपका एटॉमिक नंबर था इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब बाइंडिंग एनर्जी हम निकालें तब इसका यूज होगा एंड दिस ए इज इक्वल टू एटॉमिक मास विच इज इक्वल टू, अरे जितना भी न्यूक्लियस के अंदर समान है उन सबको मिला के दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों का टोटल मास होता है ये। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के लिए एक कलेक्टिव टर्म क्या होता है, न्यूक्लियॉन, बिकॉज वो न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले हैं। अब भाई तुम देखो यार, अगर मैं पूछूं यार इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तुम सब आंसर क्या दोगे, सर जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन भाई ये जो सिंबल होता है ना, एक्स के पैर में जेड ऊपर है, ये सिंबल किसके लिए होता है, दिस सिंबल इज फॉर न्यूक्लियस। तो ये यार आपका न्यूक्लियस का सिंबल होता है। प्लीज एंड प्लीज बड़ा बड़ा करके लिखें बिकॉज दिस इज अ सावधान रहे, सतर्क रहे पॉइंट। सो ये आपके न्यूक्लियस का सिंबल है, इसके साथ मैं क्या लिखने वाला हूँ, दिस इज सावधान रहे, सतर्क रहे पॉइंट। एग्जाम आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये आपके एटम, पूरे कंप्लीट एटम का सिंबल नहीं है, ये सिंबल सिर्फ और सिर्फ आपके
न्यूक्लियस का सिंबल है, न्यूक्लियस के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, करेक्ट। तो यार ये चीज सबको पता थी। अब कुछ और बेसिक्स जानते हैं, हम न्यूक्लियर साइज के बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज। अब न्यूक्लियर साइज तुम्हें पता है यार, अगर कोई एलिमेंट बड़ा है उसका न्यूक्लियर साइज ज्यादा होगा, कोई एलिमेंट छोटा है उसका न्यूक्लियर साइज कम होगा। सो न्यूक्लियर साइज आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। ए क्या है तुम्हारा एटॉमिक मास। अब तुम खुद सोचो यार, जो आपका न्यूक्लियर साइज है उसके लिए हमें रिलेशन में एटॉमिक मास लेना चाहिए, एटॉमिक नंबर लेना चाहिए। अरे एटॉमिक मास, बिकॉज न्यूट्रॉन भी यार तुम्हारे अंदर लाई करते हैं न्यूक्लियस के, तो हम एटॉमिक मास लेंगे, लॉजिकल थिंकिंग। अब ये चीज हमारे पास आ गई। एंड दिस आर नॉट की वैल्यू यार आपके पास कितनी होती है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब भाई मेरे पास न्यूक्लियर साइज पता है, दैट इज उसकी रेडियस मुझे पता है, और मैंने बोला वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, आर नॉट क्या था मेरा कांस्टेंट। अब यार अगर मैं न्यूक्लियर डेंसिटी निकालना चाहूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो भाई न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी यार, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी। सो दिस न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी मास अपॉन वॉल्यूम। तो यार मास मेरा होता है एटॉमिक मास विच विल बी प्रोपोर्शनल टू ए। देन वॉल्यूम कितनी लूंगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अरे आर क्या था, प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, सो दिस विल बिकम 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इज आर नॉट का क्यूब, ए की पावर 1/3 का क्यूब इज ए। अरे ए तो कट गया, विच मीन्स दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। क्या ये डिपेंड करे कौन सा एलिमेंट लेते हो, भाई ऊपर वाले ने बनाने में जब कोई फर्क नहीं किया। न्यूक्लियस के अंदर क्या होने हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो होने हैं। तो चाहे हाइड्रोजन लो, चाहे कार्बन लो, चाहे बॉडी का नाइट्रोजन लो, कुछ भी ले लो यार, सबका अंदर जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब क्या है तुम्हारे सेम है। एंड दिस न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑन अर्थ। आपकी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी, और इसकी वैल्यू आपको मिलती है इज इक्वल टू, आपको ज्यादा वैल्यूज में नहीं जाना, 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये ऐसी वैल्यू याद कर लो तो ठीक है, नहीं करनी तो छोड़ दो। न्यूक्लियर साइज और न्यूक्लियर डेंसिटी, बस मेन चीज क्या है कि आपको ये याद रखना है, दिस इज द फिक्स वैल्यू, दिस 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यार ये चीज हमारे पास हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज आपको समझाते हैं न्यूक्लियस के अंदर कैसे कैसे ये सब चीजें आपस में पड़ी रहती हैं, कैसे कैसे इनका आपस में रिलेशन है, रिलेशन है, रिलेशन। अरे देखो यार, ये आपका बड़ा सा था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारे कुछ प्रोटॉन, तुम्हारे क्या है कुछ न्यूट्रॉन। अब यहां पे यार बात क्या होगी, अब देखो जब प्रोटॉन दूर 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 पड़े थे, दूर दूर पड़े थे, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, जैसे दो प्रोटॉन्स को आपस में एक साथ लेके आने लगूंगा, एक साथ लेके आने लगूंगा, दो पॉजिटिव चार्ज चीजों को एक साथ लेके आने लगूंगा, ये क्या करेंगे यार, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे। जब ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे, क्यों करें, बिकॉज ऑफ कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन, बोथ ऑफ दीज आर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन न्यूक्लियस में तो ये सब एक साथ इकट्ठे एक पार्ट की तरह, एक फैमिली की तरह रहते हैं, ऐसा क्यों है, बिकॉज कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन तो उनको अलग करना चाहती थी, उसके ऑपोजिट एक फोर्स आएगी जो उनको आपस में लेके आना चाहती, दैट विल बी अ न्यूक्लियर फोर्स, दैट विल बी अ न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या कर रही है, न्यूक्लियर फोर्स इनको आपस में एक साथ लेके आना चाहती है, कूलम फोर्स तो पॉजिटिव चार्जेस को अलग करना चाहती है, बट न्यूक्लियर फोर्स इनको आपस में एक साथ लेके आना चाहिए, दैट मीन्स दिस अट्रैक्टिव फोर्स। अरे जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होती है तब हम एनर्जी को कैसे बोलते हैं यार, देन दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। याद है बाउंड सिस्टम कहाँ पे पढ़ा है तुमने, ग्रेविटेशन के अंदर। यहाँ बोहर का भी तुम्हारा जब इलेक्ट्रॉन घूमता था, वो एटम्स का पार्ट था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तुम, इलेक्ट्रॉन घूमता था अराउंड न्यूक्लियस, तब भी बाउंड सिस्टम, बिकॉज फोर्सेज इन्वॉल्व आर अट्रैक्टिव फोर्सेज। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियर फोर्सेज, दैट मीन्स दिस एनर्जी विल बी कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। डन डन डन। अब यहाँ पे यार बाइंडिंग एनर्जी के बारे में आप क्या जानोगे। अब देखो यार, ये आपके कुछ प्रोटॉन थे, प्रोटॉन लाइक कर रहे थे, सपोज मैंने आपके 3 प्रोटॉन बना दिए ब्लू कलर से, मैं इनको लिख रहा हूँ पी के साथ, करेक्ट। अभी मैंने 3 प्रोटॉन बना दिए, सपोज 3 आपके न्यूट्रॉन बना दिए। चलो न्यूट्रॉन में आपस में तो रिपल्शन नहीं होगी, लेकिन प्रोटॉन्स में तो रिपल्शन होगी। जब ये सब एक साथ आके एक न्यूक्लियस बनाना चाहेंगे, सो ये सब इकट्ठे आए और इन्होंने बना दिया एक तुम्हारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन। फिर जब मास मेजर किया गया, क्या देखने को मिला, दैट इज टोटल मास बिफोर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास बिफोर, एंड जो टोटल मास आफ्टर था भाई, इसमें आ गया फर्क,
मतलब मास हो चुका है गायब। टोटल मास बिफोर और टोटल मास आफ्टर में कोई फर्क, दैट इज सम मास हैज बीन गायब, कुछ मास गायब हो गया। भाई जो चीज गायब होती है, अगर मास गायब होता है, दैट विल बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। कौन से अंकल बता के? आइंस्टाइन अंकल। दैट इज जो भी डेल्टा एम, दैट इज मास का डिफेक्ट होगा, मास का पंगा होगा, मास की प्रॉब्लम होगी, दैट विल बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। सो E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। करेक्ट। अब यहाँ पे यार तुम सोचिए, एनर्जी रिलीज आउट होगी, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उनको साथ लाने में, क्या चीज होगा इस चीज के बारे में हमें समझना पड़ेगा। सो भाई यहाँ पे देखिए यार क्या चीज होगी। सो दिस विल बी यार योर लॉस ऑफ एनर्जी। ये आपकी लॉस ऑफ एनर्जी आप क्यों बोल रहे हो यार? इसको गेन ऑफ एनर्जी भाई आप क्यों नहीं बोलते? क्लियर? लॉस ऑफ एनर्जी क्यों है? अरे बिकॉज इट्स अ बाउंड सिस्टम। दिस इज अ बाउंड सिस्टम। जब भी आपका यार बाउंड सिस्टम होता है, तब आपको एनर्जी के बारे में क्या पता चलेगा? यार तुम्हारा कुछ ना कुछ मास हो गया था तुम्हारा गायब, तुम्हारा मास गायब हो गया, तो आप एनर्जी के बारे में क्या बताओगे? अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जब पास में आएंगी, मास गायब हुआ, एनर्जी कुछ रिलीज आउट होगी, सो सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड आउट, देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी, सो देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज अ टाइप ऑफ, तुमने पढ़ा है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे एनर्जी के बारे में लिखूं, दिस टाइप ऑफ एक्सर्गोनिक रिएक्शन। सिंपल। अरे क्योंकि भाई एनर्जी तुम्हारी बाहर निकली। ये तो भाई बातें होंगी थोड़ी सी बोरिंग सी, अब थोड़ा डिटेल में चाहते हैं यार। तो दिस लॉस ऑफ एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारी कितनी होने वाली है? जितना तुम्हारा मास गायब हुआ, सो दिस बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एम, विच इज मास जो गायब हुआ, इंटू सी स्क्वायर। यार मास तुम्हारा कितना गायब हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। मास गायब होगा, दैट इज फाइनल कितना मास है तुम्हारा, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या ऐसे लू यार, मास गायब हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको फाइनल माइनस इनिशियल की जगह उल्टा लेना पड़ेगा, मास इनिशियल लेना पड़ेगा, विच इज मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल कितने प्रोटॉन्स थे उनका मास, टोटल जितने न्यूट्रॉन्स थे उनका मास, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, बिकॉज अब तुम्हारा मास गायब हुआ है, तो भाई मास ऑफ न्यूक्लियस को लेना पड़ेगा। सो नाउ लेट अस टेक मास ऑफ न्यूक्लियस। अब इस सब चीज को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? ये सब चीज को मल्टीप्लाई किया जाएगा सी स्क्वायर के साथ, बिकॉज 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 अब हमें एनर्जी की फॉर्म में देखना है क्या हमारे चेंजेस हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ योर एनर्जी। क्लियर? तो यहां पे देखते हैं इस सब चीज को क्या करना पड़ेगा, आपको सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डन, ये चीज मेरे पास आ गई। अब यार मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालूंगा? यार मेरे प्रोटॉन कितने होंगे? जितना भाई मेरा एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होंगे, Z इंटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के लिए पहले मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता होनी चाहिए, विच इज एटॉमिक मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। भाई दोनों का सब्ट्रैक्शन करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वेयर। अरे ये मेरे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ चुकी है, बट आई वांट कि हर न्यूक्लियॉन के लिए, न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन को भी आप न्यूक्लियॉन का नाम देते हो और न्यूट्रॉन को भी, सो कैन आई फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन? सो लेट अस फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो हमारे पास आने वाली है, विच इज टोटल बाइंडिंग एनर्जी। यार इस तरीके से आप निकालते थे, दिस विल बी A माइनस जेड इंटू एम न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों लेने हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने, तो डिवाइड बाय ए करूंगा। अब ये चीज समझ आई? तो ये आपका फॉर्मूला बनने वाला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। कैसे याद करूंगा? इनिशियल मास कितना था? नंबर ऑफ प्रोटॉन Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस जो न्यूक्लियस बना दैट इज मास डिफेक्ट आया, इंटू सी स्क्वायर मेरे पास एनर्जी का पंगा आया, एनर्जी का चेंज आया, डिवाइड बाय A विच इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब यहां पे देखो यार क्या चीज है, अब मेन चीज तो सारी यहां पे स्टार्ट होने वाली है, यहां पे सब चीज स्टार्ट होगी। आपने ग्राफ देखो यार, ग्राफ में आपको रट्टा नहीं माना, ग्राफ में क्या होता है, बस सिंपल चीज समझनी है, ग्राफ में मेन मेन चीजें।
तो भाई ये ग्राफ की मेन मेन चीज़ें क्या हैं वो हम आपको समझा देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए यार, अगर आप ग्राफ को देखें, ग्राफ को देखें, आपको क्या पता चलेगा यार ग्राफ में। हम एक साइड लेते हैं आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये आपकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी यार। इस साइड मैं क्या लेता हूँ, इस साइड आपका मास नंबर विच इज ए। डन। अब यहां पे यार आपको ग्राफ में क्या देखने को मिला, आपकी पीक आती है एट आयरन। आयरन 56 पे यार तुम्हारी पीक आ गई। आयरन का 56 क्या है, एटॉमिक मास। तो भाई वहां पे आपकी पीक आती है। क्लियर? अब पीक का मतलब क्या है, इधर भी कम उधर भी कम। सो बस आयरन पे तुम्हारी पीक आई थी, ये सबसे मेन चीज है। अब दोनों साइड लेस होने वाला है, तो भाई इधर से तुम्हारा ग्राफ डिक्रीज, इधर से तुम्हारा ग्राफ डिक्रीज। डन। लेकिन क्या देखने को मिला, कभी कभी हमें इस साइड आपको स्पाइक्स देखने को मिलती है बीच बीच में। तो स्पाइक्स कैसे देखने को मिलते हैं, इस तरीके से, जैसे स्पाइक्स वाले बाल बना लेते हो ना, आजकल नया हेयर स्टाइल चल रहा। तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको स्पाइक्स देखने को मिलेंगी। ना ऊपर नहीं आएगा, फिर स्पाइक्स नीचे आएंगी। आयरन को क्रॉस नहीं करना, हाँ ये आपकी स्पाइक्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे यार स्पाइक्स कहाँ पे देखने को मिली, आपको स्पाइक्स देखने को मिलती हैं एट स्पाइक स्पेसिफिक पोजीशन पे। स्पाइक्स ऐसी स्पेसिफिक पोजीशन पे दिखते हैं, एग्जांपल हीलियम पे दिखती है, फिर कार्बन पे, फिर ऑक्सीजन पे, फिर सल्फर पे। यार तुम अगर नोट करो, हीलियम कार्बन ऑक्सीजन सल्फर क्या रिलेशन है। हीलियम का ए होता है 4, कार्बन का ए होता है 12, ऑक्सीजन का ए होता है तुम्हारा 16, सल्फर का ए होता है 32। सो दोज एलिमेंट्स विद those elements with a multiple of a as multiple of 4। भाई मतलब 4 का 4a का कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ कुछ तो चीज है, कुछ तो पता है हमें। क्या थी, अल्फा डीके का हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिला था। साइंटिस्ट ने जब ग्राफ ना, तब उनको नहीं पता चला, बाद में कुछ हिंट मिला रिगार्डिंग अल्फा डीके। सो दोज एलिमेंट्स विद a as multiple of 4 show some peaks। ये पीक्स क्या है, अब इसके बारे में समझो। यार देखो, जिसने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो चीज स्टेबल होगी। कैसे समझेंगे यार, मेरी बात सुनो यार। मोह माया से अगर तुम दूर हो चुके हो, तुमने मास मास धन जो भी है, मास धन सब उड़ा दिया, सब बेच दिया, सब दूर कर दिया, मोह माया से हो चुके हो दूर, तुम्हारे पास ज्यादा, तुमने सब चीज लुटा दी, सब चीज छोड़ दी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुम्हारी क्या है, अब तुम्हारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। जितना तुम ज्यादा मास लीव आउट करोगे, उतनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुम्हारी ज्यादा होगी। ज्यादा होगी मतलब आप ज्यादा स्टेबल होगे। तो भाई आयरन क्या है यार, आयरन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हो चुका है। सो आयरन जी प्रभु जी की तरह बिल्कुल स्टेबल आपके हो चुके हैं दोनों साइड। छोटे बंदे ऑक्सीजन सल्फर कार्बन वगैरह ये सब लेस स्टेबल है, बड़े बंदे बहुत ज्यादा बड़े बंदे वो भी आपके लेस स्टेबल है। पर ये तो नहीं है यार हम सिर्फ एक बंदे को ही स्टेबल बोले। क्लियर? तो यहां पे यार हम बोलते हैं कि जिनका अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक नंबर जिनका अप्रोक्सीमेटली 25 से लेके भाई तुम्हारा 210 तक है ना। कुछ बुक्स लिखती हैं 30 to 180, कुछ 90 टू सॉरी कुछ लिखते हैं आपकी 30 to 200। तो यार आपको फिक्स वैल्यू ऐसी कुछ नहीं है, आपको रट्टा नहीं मारना, सब कुछ चलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 25 to 210 जिनका ए है, हम उनको क्या मानते हैं, स्टेबल। बिकॉज यू नो वो कुछ ना कुछ वैल्यू से आपकी ऊपर लाई करती है, वो थोड़े स्टेबल है। ऑलमोस्ट 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की बाइंडिंग एनर्जी होती है। डन। तो पहली चीज बस आपको ग्राफ पहचानना आना चाहिए। अगर यही ग्राफ यार मैं आपको बात करूं, आपने कहां पे देखा सेम ग्राफ, थोड़ा ऐसा ही ग्राफ जो आपसे एग्जैक्ट पूछते हैं पेपर के अंदर, वो था प्रिज्म के अंदर डेविएशन वाला, वो नीचे को था। ये क्या है, ऊपर को है। क्लियर? वो नीचे को था, ये ऊपर को है। तो बस इतना सा फर्क है थोड़ा सा। क्लियर क्लियर क्लियर। अब भाई जिंदगी में क्या चाहिए, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, भाई सबको स्टेबिलिटी चाहिए। अब छोटा आदमी क्या करेगा, छोटा आदमी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करेगा, ताकि उसको बाद में लुटा के स्टेबिलिटी पा सके। तो भाई छोटा आदमी क्या करेगा, छोटा आदमी दैट इज जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 25 है, लेस देन 25, उसको इस तरीके से लिख सकता हूं। ये स्टेबल बनना चाहता है, स्टेबल मतलब ऑलमोस्ट आयरन जैसा बनना चाहता है, तो क्या करेगा, ये जुड़ेगा आपस में, एक दो तीन बंदे आपस में जुड़ के बड़ा आदमी बनने की कोशिश करेंगे। तो इनमें फिशन होगी, फ्यूजन होगी। अब देखो यार, यहाँ पे कोई बड़ा आदमी था जिनका एटॉमिक मास आपका क्या है, 210 से ज्यादा है। अब ये टूटने की कोशिश करेंगे,
सो दैट ये आयरन जैसे बन सके। आयरन जितना एटॉमिक मास इनको लगता था, अगर उतना पा लेंगे हम स्टेबल हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन होगी। ऑब्वियसली यार, जो बड़ी चीज है उसको तोड़ो, जो छोटी चीज है उसको जोड़ो, ताकि आप स्टेबिलिटी पा सको। छोटी चीजें तुम्हारी जुड़ेंगी, बड़ी चीजें तुम्हारी टूटेंगी, दैट मीन्स स्टेबिलिटी कैसे होगी। डन। अब जिनका यूरेनियम वगैरह, जिनका क्या था एटॉमिक मास बहुत ज्यादा 238 तुम पढ़ते हो, वो फ्यूजन में जाएंगी, टूटेंगी। जो छोटी चीजें हैं वो जुड़ेंगी सो दैट फ्यूजन के साथ वो इस चीज को पा सके। डन। तो ये आपका सिंपल पार्ट है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज योर रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में आपको क्या क्या चीजें जाननी है, कुछ बेसिक फॉर्मूला है, उसको एक बार सुन लो। उसके बाद भाई मैं तुम जुगाड़ बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। अब जल्दी जल्दी देखते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। आई नो बहुत तंग करती है रेडियो एक्टिविटी, एक टाइम मुझे भी करती थी। अब भाई रेडियो एक्टिविटी के अंदर तुम्हें क्या पता है, यू नो दैट dN/dt इज, जिस रेट से तुम्हारे न्यूक्लियस टूट रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू एन। लैम्डा इज योर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट, बिकॉज भाई वो आपको बता दे किस रेट से ये सब टूट रहे हैं आपके न्यूक्लियस। डन। पहले मैथ वाला पार्ट समझो, फिर जनरल रेडियो एक्टिविटी समझा दूंगा। ये चीज होगी। अब भाई यार इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ दैट एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। आई कैन राइट एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा बाई टी। ये बेसिक रिएक्शन तुमने पढ़ा है। क्लियर। एन क्या है, जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर बच गए। एन नॉट क्या, जो शुरू में तुम्हारे एक्टिव थे। अब एक्टिव नॉन एक्टिव का कंसेप्ट क्या है यार, सपोज मेरे पास 100 क्या थे, सपोज मेरे पास 100 प्लेट्स ऑफ बिरयानी थी। क्लियर। कुछ टाइम बाद क्या होंगे, कुछ टाइम बाद लोग आएंगे उस बिरयानी को खाएंगे, तो कुछ टाइम बाद वो 80 रह जाएंगे सपोज। तो कहना इसे कि मेरे पास अब 80 बचे हैं, तो 80 इज माई नंबर जो बचा है एक्टिव, जो भरी हुई बिरयानी की प्लेट्स है। 100 इनिशियल था, और टाइम के साथ तुम देख सकते हो यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगा, बिकॉज टाइम के साथ नंबर ऑफ बिरयानी की प्लेट जो भरी हुई थी बिरयानी से वो लेस डिक्रीज होती हुई जा रही है। क्लियर क्लियर क्लियर। अब यहाँ पे यार एक वैल्यू आता है कि टी हाफ की विच इज हाफ लाइफ। ये तुमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है इन द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। टी हाफ की वैल्यू यार अब तो जब तुम निकालो दैट विल बी इक्वल टू लॉग बेस ई ऑफ 2। मैं लॉग बेस ई स्पेशली क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप लॉग बेस 10 मत लेना। लॉग बेस 10 और लॉग बेस ई में फर्क है यार। दिस कैन बी रिटन एज 2.303 लॉग बेस 10 ऑफ 2। कन्वर्जन आती है ना बेसिक मैथ्स, डिवाइड बाय लैम्डा। सो 2.303 लॉग बेस 10 ऑफ 2 इज 0.301 divided by lambda, which is disintegration constant. This will be 0.693 by lambda. Clear? तो भाई ये मेरे पास वैल्यू आ चुके हैं, एंड दिस विल बी माई टी हाफ की वैल्यू विच इज 0.693 बाय लैम्डा। डन। अब ये चीज मेरे पास होगी। अब यार एक और चीज है, टी एवरेज या मीन लाइफ या आपकी एवरेज लाइफ, दिस इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है, एवरेज लाइफ इज 1 बाय लैम्डा। मतलब जब आपके टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ, मतलब आधे न्यूक्लियाई जो इनिशियल थे उससे आधे बच गए। तुम कहीं से भी स्टार्ट कर दो, इसका ये मतलब कि 100 से ही स्टार्ट करना, आप 80 से भी स्टार्ट कर सकते हो। 80 से 40 बचे, चाहे 60 से 30 बचे, बस आधे रह जाए इनिशियल के, दैट इज हाफ लाइफ। टी एवरेज का मतलब क्या है कि 36% बचे, 36% लेफ्ट। अब कैसे सोचोगे यार, देखो यार, टी हाफ और टी एवरेज को रिलेट करो। दिस इज पॉइंट, सपोज 693 को 0.7 ले लेते हैं, 0.7 डिवाइड बाय सम नंबर, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय सम नंबर। सो टी एवरेज टाइम ज्यादा है, बिकॉज दिस इज 1 डिवाइड बाय सम नंबर विच इज लैम्डा, उधर है 0.7 डिवाइड बाय सम नंबर। सो भाई इसमें न्यूमिनेटर ज्यादा, तो फाइनल टी एवरेज की वैल्यू ज्यादा आएगी। ज्यादा टाइम में तुम्हारे ज्यादा न्यूक्लियस टूटेंगे, तो भाई 36% बचेंगे। प्लीज गलती मत करना कि 36% टूट गए, 36% बचेंगे कैसे, बिकॉज भाई ये न्यूमिनेटर इज मोर, तो ज्यादा टाइम है, ज्यादा टाइम में ज्यादा न्यूक्लियस टूट जाएंगे, ज्यादा बिरयानी खाई जाएगी, तो यहाँ पे टी एवरेज शुड बी मोर देन योर टी हाफ। क्लियर। सो टी एवरेज शुड बी मोर देन टी हाफ। अगर मुझे टी एवरेज की वैल्यू दी गई है, क्या मैं टी हाफ निकाल सकता हूँ? यस, मल्टीप्लाइड बाय 0.693। अगर मुझे टी हाफ की वैल्यू दी है, क्या मैं टी एवरेज निकाल सकता हूँ? यस, डिवाइडेड बाय 0.693। अब हो गया। अब यार इस बकवास से मतलब क्या, अब क्वेश्चन एक्चुअल पे जाते हैं। सपोज एग्जामिनर ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, उसने दिया कि आपके पास सपोज 100% न्यूक्लियर थे,
आप हमें बताओ कितने टाइम बाद भाई तुम्हारे 90% रह जाएंगे। सॉल्व करना बहुत मुश्किल। तुम सोचो सर पूरा लॉग में घुसना पड़ेगा। एक इजी मेथड बताऊं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो ना, ऑलवेज सॉल्व इट इधर इन टर्म्स ऑफ टी हाफ और इन टर्म्स ऑफ मीन। अब देखो यार मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूं। डन। यार तुम्हारे 100 से 36 कब बचेंगे इन टी एवरेज। जब एक टी एवरेज लाइफ हो जाएगी तुम्हारे 36% बच जाएंगे। 36 का आधा, 36 का हाफ 18। 18 कब बचेंगे जब आपकी एक हाफ लाइफ हो जाएगी। बिकॉज मैंने बोला कहीं से भी स्टार्ट, बस इनिशियल का हाफ। 36 का हाफ इन वन हाफ लाइफ। 8 का हाफ इज 8 का हाफ इज 9, अगेन वन हाफ लाइफ। तो यार आपके 100 से 90% खत्म होना मतलब 10% रिमेनिंग था। मैंने क्या किया, फॉर 9% रिमेनिंग टोटल टाइम टेकन विल बी 1 एवरेज लाइफ प्लस 2 टाइम्स या 2 हाफ लाइफ्स। ये किसके लिए था, अगर मैं 9% बचाना चाहता हूं, अगर मैं क्या करना चाहता हूँ 9% आपका बचाना चाहता हूँ, 9% रिमेनिंग रखना चाहता हूँ, बट मैंने 10% रिमेनिंग रखा, मतलब इस टाइम से मैंने थोड़ा ज़्यादा ख़त्म कर दिया कैलकुलेशन में। तो ये टाइम से ये एक्चुअल टाइम जो निकालना था वो थोड़ा सा इससे लेस होगा। तो स्लाइटली लेस देन टी एवरेज प्लस 2 टी हाफ। कितनी जल्दी तुमने क्वेश्चन निकाल लिया, बिकॉज टी एवरेज और टी हाफ की वैल्यू सबको आती है, तो हमें प्रॉपर कैलकुलेशन में लॉग में घुसने की जरूरत ही नहीं है। एक और करते हैं यार, सपोज सपोज रैंडम लेते हैं यार मेरे पास 250 से, मैंने 250 से कितने बचाने हैं, चलो जी लेते हैं रैंडम 40 बचाने हैं, 250 से 40 बचाने हैं। क्लियर। तो इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देख ले। सो इफ 250 इज 100%, दिस 40 विल बी, अगर यार तुम्हारा 250 कितना है 100% है, ये 40 आपका 16% होगा। ये 40 तुम्हारा कितना होगा 16%। तो चलो जी शुरू कैसे करेंगे, अगर आपको रैंडम नंबर दे दे तो 100 से पहले 50 में कितना टाइम लगेगा तुम्हें, 1 हाफ लाइफ। देन 50 से तुम्हें 25 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अगेन 1 हाफ लाइफ। 25 से 12.5 में अगेन 1 हाफ लाइफ। ये हुआ तुम्हारा 3 हाफ लाइफ। डन। अब और क्या कर सकता हूं यार, 100 टू 36 इज टी एवरेज, 36 टू 18 इज टी हाफ। तो जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो क्या होगा, टी एवरेज प्लस टी हाफ से। यहाँ पे तुमने 18% बचाया बट एक्चुअल 16% बचाना था। इससे थोड़ा सा, अगर थोड़े से मतलब 2% और खत्म करना मतलब थोड़ा टाइम इससे ज्यादा, सो फाइनल आंसर विल बी मोर देन टी एवरेज प्लस टी हाफ बट लेस देन 3 टाइम्स टी हाफ। तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर 4 ऑप्शन में मिल जाएगा। बिना सॉल्व के तुम इस तरीके से बहुत ही जल्दी आंसर निकाल पाओगे। क्लियर। सो इट्स बेस्ट वे जिससे आप आंसर जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। अब ये हमारा पार्ट हुआ रिगार्डिंग रेडियो एक्टिविटी के जनरल क्वेश्चन खत्म। अब रेडियो एक्टिविटी क्या हो गया, तुम बायो में स्पोरोपोलोनिन आपका बायोलॉजिकली मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस, जिसको बाहर के टेम्परेचर प्रेशर से एल्कली एसिड से फर्क नहीं पड़ता। रेडियो एक्टिविटी आपका न्यूक्लियर फिनोमेना है, तो भाई न्यूक्लियस के अंदर की चीज है, दैट इज आपका ज्यादा इधर फर्क आपको नहीं लेना चाहिए। अब अल्फा बीटा गामा के बारे में समझो। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। क्लियर। अल्फा डीके में क्या हो गया, अल्फा डीके में आपके अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। अल्फा पार्टिकल इज योर हीलियम के न्यूक्लियर वाले। डन। ये होते हैं आपके अल्फा पार्टिकल। देन बीटा डीके में तुम्हारा क्या होगा, बीटा पार्टिकल निकलेंगे। एक्चुअली यार बीटा डीके आपकी दो टाइप के, वन इज बीटा नेगेटिव, वन इज बीटा पॉजिटिव। यहां पे अगर आपको सिंपल बीटा डीके लिखा हो तो हम बीटा नेगेटिव मानते हैं भाई। तो बीटा नेगेटिव में तुम्हारे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्लियर। आपका जो न्यूट्रॉन होता है दैट डिसइंटीग्रेट इनटू अ इलेक्ट्रॉन प्लस अ प्रोटॉन बच जाता है, प्लस सम एंटी न्यूट्रिनो। अब इस चीज का कंसेप्ट भी समझाऊंगा आपको। यहां पे यार क्या होगा तुम्हारा, यहां पे इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट सेम मास बट ऑपोजिट चार्ज, पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन होता है। सेम क्या है तुम्हारा चार्ज बट मास क्या है पॉजिटिव में लेना है, सॉरी सेम मास बट चार्ज पॉजिटिव में लेना है, दैट विल बी पॉजिट्रॉन। वहां पे न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है बीटा नेगेटिव में, यहाँ प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनेगा। वहां एंटी न्यूट्रिनो था, यहाँ पे न्यूट्रिनो आएगा। सिंपल। ये अल्फा और बीटा डीके हो गया।
गामा डीके में तुम्हारा कोई सब्सटेंस नया नहीं बनता, गामा डीके इज इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इस चीज को भी समझाऊंगा, दैट इज डी एक्साइटेशन इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इस चीज को समझो यार। तो भाई आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन के अंदर भी डी एक्साइटमेंट होती रहती है, एक हाई लेवल से आप लोअर लेवल पे आते हो, आपने एटम्स की वीडियो देखी है ना, तो वहां डी एक्साइटमेंट थी। यहाँ पे क्या न्यूक्लियस के अंदर डी एक्साइटमेंट समझते हैं कैसे। यार यहाँ पे तुम देखो यार, एक पंजाबी था, एक पंजाबी ने क्या किया, थोड़े दो तीन पैग, थोड़े क्या दो तीन पे तो रुकते नहीं है, चलो ज्यादा ही लगा लिए उसने, उसने 5-6 पैग लगा लिए। अब किसी के बाहर दोस्त के घर पे गया था, वहां पे 5-6 पैग लगा लिए। वहां पे भाई वो क्या होगा, ज्यादा एक्साइट हो गया। अब धीरे धीरे उतरने लगी, वो डी एक्साइट हुआ। जब बाहर जाके डी एक्साइट होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल, दैट इज आउटर पार्ट। वहां पे आपका एमिशन स्पेक्ट्रम वगैरह था। यहाँ पे फिर घर में आ गया, लेकिन उतरी तो उसको है नहीं, तो घर के अंदर उसको नींबू पानी वगैरह पिलाएगा, ताकि वो अब घर के अंदर भांगड़ा डालना स्टार्ट ना कर दे, घर के अंदर चीजें तोड़नी स्टार्ट ना कर दे, तो उसको घर के अंदर डी एक्साइट होना है। तो कई बार क्या होता है, न्यूक्लियस अपना काम करने के बाद, अल्फा बीटा डीके करने के बाद घर के अंदर आ जाता है, घर के अंदर वो डी एक्साइटमेंट शो करता है। दिस इज डी एक्साइटमेंट विच इज, जब न्यूक्लियस एक्साइट लेवल पे था, हायर लेवल पे था, उससे अपनी नॉर्मल नॉर्मल स्टेट बना, डी एक्साइटमेंट ऑफ न्यूक्लियस। समझ नहीं आया, समझते हैं कैसे। अगर ये आपका कोबाल्ट था, तो भाई कोबाल्ट से तुम्हारा निकल बना, कुछ ना कुछ चेंज करके। अल्फा डीके थी या बीटा, वो नहीं समझाने वाला, बिकॉज अभी उसको डिटेल में पढ़ना है। देन ये निकल क्या है, निकल थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में था। अब ये निकल थोड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज गामा रेज निकाल के लोअर लेवल पे आ जाएगा, एंड दिस विल बी योर पार्ट। डन डन डन। तो भाई ये पार्ट अपना हो गया। अब गामा रेज निकली। अब यहां पे सोचो यार, अल्फा बीटा और गामा में तुम्हें ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल त्रिशूल जैसी लगती है। शिव जी का त्रिशूल देखा है तुमने, त्रिशूल दो तीन आपके हैवी प्रॉन्ग्स होते हैं जो घुसने के लिए होते हैं, अंदर एक डंडा होता है। तो उसके गामा ऐसा नहीं लगता कि टू हैवी हैवी चीजें अगर एकदम घुसा दे तो उसके कारण इंजरी हो सकती है। तो भाई एकदम, और पीछे एक डंडा सा, गामा बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। सो पेनिट्रेटिंग पावर किसके ज्यादा, गामा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। अब याद करना इजी है। सो गामा रेज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। और यही चीज का कंसेप्ट बायो में मैं कैसे लगाता हूं, अरे याद करो, लैक ऑफ प्रॉन, जेड वाई और ए, वाई किसके जैसे दिखता है, त्रिशूल जैसा सेम वे। वहां पे परमिएज एंट्री कराने वाला, लैक्टोज को परमिएट तोड़ के सेल को एंट्री कराने वाला लैक्टोज की, दिस इज वाई। तो सेम वे उससे भी आप याद कर सकते हो, मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर आपकी गामा रेज की होगी। गामा फॉलोड बाय बीटा देन अल्फा। इजिली याद हुआ हमारा पार्ट। डन डन डन। अब चलो जी, नेक्स्ट अल्फा और बीटा डीके रहेगी, उसको समझते हैं। अल्फा डीके में क्या होगा, आपका टूटने वाला है हीलियम, आपका बाहर निकला, सपोज यार ये आपका कोई एलिमेंट था। अब अगर मुझे इससे अल्फा डीके के बाद आपका हीलियम बाहर निकालना है, मतलब ये Z दो लेस हो जाएगा। हीलियम बाहर निकालना है मतलब Z आपका जो फाइनल दूसरा एलिमेंट Y बना, उसमें Z आपका 2 लेस हो गया, बिकॉज एक हीलियम के लिए 2 प्रोटॉन तो वो ले गया, सॉरी 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन तो वो ले गया। अब A आपका 4 जाता है हीलियम के पास, तो जो नया बना उसमें A आपका 4 लेस मिलेगा। सो भाई अल्फा डीके में क्या होता है, जो न्यूक्लियस था उसमें A डिक्रीज बाय 4, Z डिक्रीज बाय 2, प्लस कुछ एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी निकलेगी कोई मतलब नहीं है, आपको याद नहीं करनी, कोई नहीं पूछता। अब आगे आ जाओ यार, बीटा डीके में क्या होगा, बीटा नेगेटिव डीके, या सिंपल बीटा डीके का मतलब बीटा नेगेटिव ही होता है। आपका यार सेंटर पे न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में टूटा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटता है। यार न्यूट्रॉन आपका क्या जेड में काउंट होता था, नहीं। तो जेड में एक एक्स्ट्रा चीज आपकी ऐड हुई है, प्रोटॉन तो काउंट होता था, दैट मीन्स फाइनली Z+1 है यहाँ पे। अब ए में क्या चेंज होगा, न्यूट्रॉन भी ए में काउंट हो रहा था, अब प्रोटॉन बन गया उससे, वो भी ए में काउंट होता है, तो ए में तो नो चेंज, प्लस इलेक्ट्रॉन निकला, प्लस एंटी न्यूट्रिनो निकला, प्लस एनर्जी निकलेगी। अब प्लीज यहां पे सिंपल लिख लो, एंटी न्यूट्रिनो क्यों निकलता है, फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज नहीं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा था। तो जस्ट राइट दिस लाइन, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। एंटी न्यूट्रिनो किसको कंजर्व करने के लिए, फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज हमें स्पिन को कंजर्व करना था।
और इस चीज़ के बारे में आपके एक साइंटिस्ट बता गए थे विच इज़ कोहन। एंड हम फिजिक्स वाले यार मस्त आदमी है, तो हमें बायो या केमिस्ट्री वाले होते तंग नहीं करते कि भाई बताओ 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 साइंटिस्ट का नाम बताओ, नहीं पूछेगा कोई, बट लिखना है लिख लो। स्टिल इट वॉज गिवन बाय कोहन। क्लियर। अब ये चीज अपने पास आ गई। अब सेम लाइन पे अगर मैं आपकी बीटा पॉजिटिव डीके बनाना चाहूं, वहां पे क्या होगा यार, बीटा पॉजिटिव में तुम्हारे प्रोटॉन से जब न्यूट्रॉन बनेगा, तो अगर ये एलिमेंट था तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बना, जेड डिक्रीज होगा, एक ए सेम रहेगा, देन इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन आएगा, पॉजिट्रॉन विल बी रिटन एज ई के ऊपर पॉजिटिव, एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो आएगा, सेम टू कंजर्व लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देन एनर्जी। तो यार अल्फा डीके में क्या होता है, आपका जेड डिक्रीज बाय 2, ए डिक्रीज बाय 4। बीटा डीके में जेड +1 होगा, ए आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर 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 क्लियर। तो भाई कैसे याद रखोगे, बीटा डीके में ए का नो चेंज, बीटा डीके में ए का नो चेंज, अल्फा में अल्फा ए, तो अल्फा में ए का चेंज होगा। क्लियर क्लियर क्लियर। तो सिंपल पार्ट यार ये हमारा हो चुका है। अब रेडियो एक्टिव एक सिंपल सी चीज आपको एंड में क्या याद रखनी है यार, कभी भी एक न्यूक्लियस आपका अल्फा बीटा एक साथ नहीं कर सकता। ये कर सकता हूं यार कि सपोज मैं खाना बनाना चाहता हूं, यार मैं थोड़ा सा ऐसा इंसान हूं जिसको इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं आती, मैं खाना बनाना चाहता हूँ, मैं एक टाइम मैगी बना सकता हूँ, मैं एक टाइम चाय बना सकता हूँ, बट इतना मेरा दिमाग नहीं है कि चाय और मैगी एक साथ चढ़ा के एक साथ बना लूँ, इतना मेरे से काम नहीं हो पाता, इतना दिमाग नहीं चलता। तो सेम वे एक चीज़ एक टाइम करनी है, तुम अल्फा डी के एक टाइम कर सकते हो, बीटा डी के एक टाइम कर सकते हो अलग अलग, बट दोनों को साथ में एक ही न्यूक्लियस के अंदर नहीं करवा सकते। अब यार ऐसा हो सकता है क्या, घर के अंदर अगर तुम 100 बंदे रहते हो, कुछ बंदे उस टाइम मान लो तुमने पार्टी की, जब 100 बंदे छोड़ो तुमने पार्टी रखी बाहर, घर वाले गए बाहर, तुमने दोस्तों को बुलाया घर पे, और तुमने क्या बोला, यार मैं दो दोस्त हम क्या करते हैं, दो दोस्त मैगी बनाएंगे, दो दोस्त चाय बनाएंगे। तो दो दोस्त मैगी बना रहे हैं, दो दोस्त चाय बना रहे हैं, बात सुनो ध्यान से। तो क्या अल्फा बीटा साइमल्टेनियसली हो रहे हैं? अब भी नहीं यार, एक इंसान तो दोनों काम नहीं कर रहा ना, कोई इंसान मैगी बना रहा है, कोई चाय बना रहा है, तो सेम वे अल्फा डी के कोई न्यूक्लियस करेगा, बीटा कोई न्यूक्लियस करेगा, ये बात चल जाएगी। एक साथ दोनों काम चले वो भी चल जाएगा, लेकिन एक न्यूक्लियस अल्फा भी करे बीटा भी करे और एक साथ करे वो नहीं चल पाएगा। लेकिन एक न्यूक्लियस ये कर सकता है कि पहले चाय बनाए फिर मैगी बनाए, दैट इज पहले बीटा की फिर अल्फा की, या पहले मैगी बनाई फिर चाय बनाई, फिर पहले आपकी अल्फा की फिर बीटा की। तो एक के बाद एक एक न्यूक्लियस कर सकता है, बट एक न्यूक्लियस, एक सिंगल न्यूक्लियस दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकता। सिंपल। अब लास्ट 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 टिप क्या है आपके लिए, या लास्ट टिप आपको नोट क्या करनी है, आपको कभी कभी दिया जाता है कि अगर एक सैंपल था, सैंपल तो मैंने बताया, अगर तुम 5 दोस्त या 4 दोस्त काम कर रहे थे, दो मैगी बना रहे, दो चाय बना रहे, तो सैंपल में दोनों चीजें साथ साथ हो सकती हैं। तो अगर यार आपके पास एक सैंपल था, उसमें अल्फा डीके भी हो रही है बीटा डीके भी हो रही है, तो अल्फा डीके का अगर सपोज आपको टी हाफ दिया है, बीटा का टी हाफ दिया, तो टोटल टी हाफ क्या लोगे आप, सो 1/t½ इज 1/t½ ऑफ अल्फा प्लस 1/t½ ऑफ बीटा, and you know that t-half is inversely proportional to, you know t-half is inversely proportional to lambda, तो can I write lambda final is equal to lambda of alpha lambda of beta, यहाँ पे हाफ लिखने की जरूरत नहीं थी। डन। तो भाई इस तरीके से आप सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये चीज हमने कहाँ की थी, अरे नीट का क्वेश्चन याद है, प्रीति जी पहले, कबीर सिंह की प्रीति पहले एस्केलेटर पे अकेली जा रही थी, तब कुछ टाइम लगता था, फिर वो अकेली अगर पैदल जाती, एस्केलेटर नहीं चलता तब कुछ टाइम लगता था, अगर दोनों चले तो नेट टाइम कैसे निकालते, 1/t इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। यहाँ भी यार दोनों चीजें एक साथ डिसइंटीग्रेट हो रही हैं, सो 1/t½ इज इक्वल टू 1/t½ ऑफ अल्फा प्लस 1/t½ ऑफ बीटा, या लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा। सो उम्मीद करता हूँ यार आपका न्यूक्लियर का पार्ट हो चुका होगा इजी, आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो बेसिक आपको क्या याद करना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में आपको दिमाग के अंदर रखना है, दिस इज पर न्यूक्लियन। डन, ये हुआ। देन उसके बाद आपका आयरन इज मोस्ट स्टेबल, देन ये चीजें हुई। देन न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन का बताऊंगा थोड़ा सा आपको। रेडियो एक्टिविटी में क्या करना है यार, ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व इट इन फॉर्म ऑफ रिमेनिंग कितना है उसके तरीके से, दैट इज उसको t½ और t एवरेज में डिवाइड करने की कोशिश किया करो। देन अल्फा बीटा डी के आपको पता है। अब नेक्स्ट यार रिगार्डिंग न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, फिशन में क्या होगा यार, वो टूटेगा, जब वो टूटेगा तब, जब आपका न्यूक्लियस मान लो यूरेनियम था,
यूरेनियम का न्यूक्लियस तुम्हारा टूटा, यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटा, वो क्या करेगा यार, आगे 3 न्यूट्रॉन बाहर निकाल देता है, टूटता है तो न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। जब न्यूट्रॉन निकलेंगे वो हाई स्पीड कुछ एनर्जी लेके निकले, अब वो न्यूट्रॉन आगे जाके आगे यूरेनियम को तोड़ देंगे, बिकॉज एक सैंपल में तो बहुत यूरेनियम पड़े होंगे। फिर उससे कुछ न्यूट्रॉन निकले, फिर वो आगे जाके और को तोड़ देंगे। सो दिस वे अ चेन रिएक्शन विल बी सीन, दिस वे अ चेन रिएक्शन विल बी सीन। सो चेन रिएक्शन आपको कहां देखने को मिला, इन न्यूक्लियर फिशन यार। जब यूरेनियम टूटा, न्यूट्रॉन निकले 3, अब ये न्यूट्रॉन आगे जाके एक न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम को तोड़ गया, जैसे आगे 3 निकले, ये न्यूट्रॉन आगे यूरेनियम को तोड़ के और 3, ये न्यूट्रॉन आगे यूरेनियम को तोड़ के और 3, तो पूरा चेन चलती जाएगी। लेकिन आपको स्टार्ट कराने के लिए तो एक हाई एनर्जी न्यूट्रॉन चाहिए था, वो कहाँ से मंगाओगे, वो कहाँ से मंगवाओगे, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। सो भाई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑलवेज पहले आता है किससे, न्यूक्लियर फ्यूजन विल ऑलवेज कम बिफोर योर न्यूक्लियर फिशन पार्ट। क्लियर, तो इस तरीके से यार आप इसको याद कर सकते हैं। सो आई गेस यार ये चीज आपके लिए हेल्पफुल हो, कितनी एनर्जी होती है 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह वो सब याद नहीं करनी। तो जहां आपको दिक्कत है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया गया है, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, लव यू, शम्मा खैर, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलो, दोस्तों को साथियों को सबको बुला डालो, ताकि फिजिक्स में जो डर है वो गायब हो जाए। फिजिक्स ही नहीं, बायोकेमिस्ट्री सबका डर भगाएंगे हम। तो स्टार्टिंग विद फिजिक्स, धीरे धीरे हम सब पार्ट करेंगे। तो साथ साथ तुम भी चैनल को ग्रो कराओ और मैं भी अपना काम करता जाऊंगा यार। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं हो पाता, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग माई एमबीबीएस। करंटली आई एम अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। तो वो सब तुमने इंट्रोडक्शन में देख ही लिया होगा। तो यार मैं बस ये चीज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यार कि जो प्रॉब्लम्स मुझे आती थी, जो टीचर ने नजरिया फिजिक्स का मुझे नहीं बताया, मैं आप सबको बता पाऊँ। यही मेरी छोटी सी कोशिश है, उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।